हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होते रही होगी। हाँ जी, आइए आज के वीडियो में आप लोगों को इंडेक्स 21 को रिवाइज कराऊंगा। इंडेक्स 21 का नाम है द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ये जो नोट्स है ये मैं रेफर करता हूँ मेरी रेफर क्विकर बुक से, जो कि कॉन्सेप्ट बुक है। ये वीडियो रिवीजन पर्पज के लिए, इसलिए जो मेरी बोलिंग स्पीड रहेगी नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज्यादा रहेगी, सो दैट मैं आपको कम से कम टाइम में इंडेक्स 21 को रिवाइज करा पाऊँ। हालांकि स्पीड थोड़ी ज्यादा रखेंगे, लेकिन मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं कि आपको 100% कॉन्सेप्ट रिवाइज कराए जाएंगे और आपको 100% कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी। अगर कोई कॉन्सेप्ट टेक्निकल हुआ तो मैं एग्जांपल के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको रिवाइज कराऊंगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इंडेक्स 21। देखिए, इंडेक्स 21 के अकॉर्डिंग तीन टाइप की करेंसी होती है। एक फंक्शनल करेंसी, एक फॉरेन करेंसी, एक प्रेजेंटेशन करेंसी। जिस प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में एंटिटी अपना बिजनेस ऑपरेट करती है, उसकी करेंसी, उस प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की करेंसी एंटिटी के लिए क्या बन जाएगी? फंक्शनल करेंसी बन जाएगी। सबसे पहले एंटिटी को क्या करना होता है? आइडेंटिफाई करना होता है अपनी फंक्शनल करेंसी। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एंटिटी जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगी वो फंक्शनल करेंसी में मेंटेन करेगी। सर हम समझ गए, आप ये कह रहे हो कि हर एंटिटी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। बिल्कुल। अब वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो जिस करेंसी में मेंटेन किए जाएंगे वो फंक्शनल करेंसी होगी। आई मीन टू से सबसे पहले क्या होगा? स्टेप 1 में आप आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शनल करेंसी को। फंक्शनल करेंसी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसके लिए इंडेक्स 21 ने फैक्टर दे रखे, इंडिकेटर दे रखे। प्राइमरी फैक्टर है, कुछ सेकेंडरी फैक्टर। ठीक, ये सारे के सारे फैक्टर मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, डिटेल में आपको रिवाइज कराऊंगा। लेकिन बाद में हम पहले क्या करेंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। लेकिन 1 या 2 मिनट लगा के मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता देता हूं। देखिए, अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो ऐसी करेंसी जिसके बेस पे एंटिटी क्या करती है? अपने सेल प्राइस डिसाइड करती है। एक ऐसी करेंसी जिसमें एंटिटी के मेनली खर्चे इनकर्ड होते हैं, वो उसके लिए क्या बन जाएगी? फंक्शनल करेंसी बन जाएगी। और अगर मान लो सेल किसी और करेंसी में डिसाइड होती है, खर्चे किसी और करेंसी में डिसाइड होते हैं, मतलब वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही कि फंक्शनल करेंसी कौन सी, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? सेकेंडरी इंडिकेटर चेक करते हैं। जैसे फंड का अरेंजमेंट किस करेंसी में किया गया है, जो प्रॉफिट रिटेन किए गए वो किस करेंसी में रिटेन किए गए। ठीक, तो ये सारे के सारे जो इंडिकेटर है इसे हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। लेमैन की लैंग्वेज में जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में एंटिटी अपना बिजनेस ऑपरेट करती है उसकी जो करेंसी होगी, मतलब उसके जो कंपटीटर वगैरह रहेंगे, जिस बेस पे, जिस करेंसी पे वो अपना सेल प्राइस डिसाइड करेगा, जिस करेंसी में खर्चे आपके इनकर्ड होंगे, वो उसके लिए क्या बन जाएगी? फंक्शनल करेंसी बन जाएगी। सर ऐसा भी हो सकता है एक यूएसए की कंपनी इंडिया में काम कर रही हो। ठीक, अब वो यूएसए की कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है वो अपना सेल प्राइस यूएसडी में डिसाइड करती है, मेनली खर्चे अपना यूएसडी में करती है। ठीक, तो उसके लिए फंक्शनल करेंसी क्या बन जाएगी? यूएसडी बन जाएगी। ठीक है जी सर। अब एंटिटी सबसे पहले क्या करेगी? फंक्शनल करेंसी को आइडेंटिफाई करेगी। लेकिन क्या एंटिटी जितनी ट्रांजेक्शनें होती सारी सारी फंक्शनल करेंसी में करती है? सर जरूरी नहीं। एक एंटिटी मल्टीपल करेंसी में ट्रांजेक्शन करती है, तो कहता है कि कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो अदर देन फंक्शनल करेंसी में हुई है तो वो क्या कहलाएगी? फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन कहलाएगी। मतलब फॉरेन करेंसी वो करेंसी है जो आपका अदर देन फंक्शनल करेंसी है। सिंपल। एंटिटी सबसे पहले क्या करेगी? अपनी फंक्शनल करेंसी को आइडेंटिफाई करेगी। फिर अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जो अदर देन फंक्शनल करेंसी में, तो उसके लिए क्या बन जाएगी? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन बन जाएगी। और उसे क्या करना पड़ेगा? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को फंक्शनल करेंसी में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैसे सर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे फॉरेन करेंसी से फंक्शनल करेंसी में? इस कॉन्सेप्ट को अभी 1 से 2 मिनट के बाद स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, जहां पे एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करती है, जिस करेंसी में एंटिटी क्या करती है? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन करेंसी बोलते हैं। ऐसा हो सकता है कि फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी सेम हो, ऐसा हो सकता है दोनों अलग हो। अगर ये दोनों अलग है तो उस केस में क्या होगा? फंक्शनल करेंसी को प्रेजेंटेशन करेंसी में ट्रांसलेट किया जाएगा। ट्रांसलेट के रूल भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको रिवाइज कराऊंगा। ठीक, आइए स्टार्ट कर लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक, देखिए एंटिटी जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट किस करेंसी मेंटेन करेगी? सर एंटिटी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट फंक्शनल करेंसी में मेंटेन करेगी। बिल्कुल ठीक है। अगर एंटिटी ने फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन की है तो एंटिटी उसे क्या करेगी? फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करेगी, ट्रांसलेट करेगी। अब ट्रांसलेट कैसे करेगी? कहता है इनिशियली स्पॉट रेट के बेस पे। इनिशियली किस पे? स्पॉट रेट के बेस पे। एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसकी फंक्शनल करेंसी जो है वो रुपीज है। ठीक, उसने क्या किया? डॉलर में कुछ ट्रांजैक्शन की हैं। जैसे मान लो 10,000 के गुड्स परचेज किए 1 फरवरी को, और 1 फरवरी को जो भी रेट रहा होगा उसके बेस पे वो क्या करेगी? इसे फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट कर लेगी। जैसे मान लो आपका $1.90 के हिसाब से है 1 फरवरी को, तो 9 लाख से क्या होगा? ये आपका
ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी, एंट्री पास होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू फॉरेन क्रेडिटर अकाउंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पॉट रेट के हिसाब से इनिशियली कन्वर्जन आएगा, लेकिन एंटिटी को एक रिलैक्सेशन दे रखा, वो चाहे तो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए एवरेज रेट ले सकती है, प्रोवाइडेड जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज्यादा ना होता हो। एग्जांपल के तौर पे एंटिटी चाहे तो क्या कर सकती है, हर वीक का एक एवरेज रेट ले सकती है, लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली फिर एवरेज रेट लेना पड़ेगा और उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं अगर फॉरेन करेंसी है, ठीक, तो इनिशियली आप क्या करेंगे, उसे स्पॉट रेट पे कन्वर्ट कर लेंगे। सब्सिक्वेंटली कैसे कन्वर्ट करेंगे, सब्सिक्वेंटली का मतलब बैलेंस शीट डेट पे। कहता है सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो आपका फॉरेन करेंसी है क्या वो मॉनेटरी आइटम है, मतलब फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जो हुई है क्या मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है, और अगर नॉन मॉनेटरी है तो क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आप उसे वैल्यू करते हैं या आप उसे फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का मीनिंग क्या है और हम सब्सिक्वेंट रिकॉर्ड कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से ना। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक जी सर, उसने क्या किया, 1 फरवरी को $10,000 का माल परचेज किया और जो पेमेंट करनी है उसे पेमेंट करनी 30 अप्रैल को। अब एंटिटी ने क्या किया, इसे रुपीज में कन्वर्ट कर लिया। $1 जो था 90 रुपीज का रेट था 1 फरवरी को, तो एंट्री क्या पास हुई होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू फॉरेन क्रेडिटर आपका 9 लाख है। अब ये जो पेमेंट होनी है ये कब होनी है, 30 अप्रैल को जी सर। अगर मैं 31 मार्च की बैलेंस शीट की बात करूं तो यहां पे फॉरेन क्रेडिटर लिखे होंगे एक्स कंपनी की बुक्स में कितने से, 9 लाख से। तो मेरी आप लोगों से क्वेरी ये है कि जो एक्स लिमिटेड की लाइबिलिटी है क्या रियल लाइबिलिटी 9 लाख रुपीज है या $10,000 है। सर रियल लाइबिलिटी तो $10,000 है, क्योंकि अल्टीमेट क्या करना पड़ेगा, एक्स को $10,000 पे करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब बैलेंस शीट एज ऑन क्या करती है, बैलेंस प्रेजेंट करती है, इसलिए आप क्या करेंगे, यहां पे 10,000 के हिसाब से एक्चुअल जो लाइबिलिटी बनेगी इस डेट पे जो रेट रहेगा, तो कहता है रिपोर्टिंग डेट पे, बैलेंस शीट डेट पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या मॉनेटरी आइटम है या नॉन मॉनेटरी आइटम। अब नॉन मॉनेटरी आइटम क्या, मॉनेटरी आइटम क्या, मैं इस बात को डिस्कस करूंगा। क्रेडिटर मॉनेटरी आइटम होती है, ठीक। मॉनेटरी आइटम को आप क्या करेंगे, क्लोजिंग रेट के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मान लो क्लोजिंग रेट आपका 95 आ गया तो 950 आ जाएगा, और जो भी डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को आप कहां लेके जाएंगे, एज ए फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस P&L अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे, ठीक। आइए डिस्कस करते हैं मॉनेटरी आइटम और नॉन मॉनेटरी आइटम क्या होती है। कहता है नॉन मॉनेटरी आइटम वो होती है जो मॉनेटरी नहीं होती। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मॉनेटरी आइटम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। कहता है मॉनेटरी आइटम वो आइटम होती है जो आपका किसी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट फिक्स होता है, रिसेबल या पेबल होती है, मतलब असेट और लायबिलिटी होती है, और उसकी सेटलमेंट किसमें होगी, फॉरेन करेंसी में होगी। देखिए मैं पहले आपको ना मॉनेटरी का मीनिंग समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू। मेरी बात सुनिए ध्यान से। एक कंपनी है, मैं इंडेक्स 21 से थोड़ा सा बाहर लेके जा रहा हूं आपको, एक जनरल डेफिनेशन डिस्कस करेंगे मॉनेटरी आइटम और नॉन मॉनेटरी आइटम की। 31 मार्च को कंपनी अपनी बैलेंस शीट बना रही है, ठीक है, 31 मार्च 26 मान लो एक मिनट के लिए। कंपनी ने क्या किया, 31 मार्च 26 को 1159.59 पे एक मशीन परचेज की ₹2 लाख की, ठीक है जी सर। अब 2 लाख की बुक वैल्यू बन गई। क्या कंपनी के पास ऐसा लीगल राइट है कि वो 2 लाख इसके अगेंस्ट क्लेम कर पाएगी, नहीं सर। तो ये नॉन मॉनेटरी आइटम बन गई। देखिए कंपनी ने जो यहां पे मशीन परचेज की है, मैंने 1159.59 इसलिए बोला ताकि डेप्रिसिएशन की बात ही ना हो, ठीक। अब ये जो मशीन की बुक वैल्यू है, क्या यही अमाउंट उसके पास लीगली राइट है, वो उसके पास आपका राइट है कि उतना अमाउंट क्लेम कर पाएगी, नहीं सर उसके पास ऐसा कोई राइट नहीं है। तो ये आपका नॉन मॉनेटरी आइटम बन गई। मान लो इसी डेट पे क्या होता, कंपनी ने एक मोबाइल बेचा, ठीक, या आपका पुरानी कार बेची, और जो कार बेची वो 150 की बेची, तो क्या 150 जो है वो उधार में बेची तो डेटर बन गया, हाँ जी। क्या कंपनी के पास जो राइट है 150 रिसीव करने का, हाँ जी। तो जो बुक वैल्यू है उतना ही राइट क्या है, रिसीव करने का है। तो ये क्या बन जाएगा, मॉनेटरी आइटम बन जाएगी। अब कोई भी ऐसी आइटम जिसका अमाउंट फिक्स है बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के तहत, ठीक है, या तो रिसीवेबल या पेबल, और अगर वो फॉरेन करेंसी में है तो वो क्या बन जाएगी, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम बन जाएगी। फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम को इंडेक्स 21 ये कहता है कि आप क्या करेंगे, क्लोजिंग रेट के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे। मॉनेटरी आइटम होगी, नॉन मॉनेटरी आइटम होगी, ठीक। अगर नॉन मॉनेटरी आइटम है तो उसे क्या हम ट्रांसलेट करेंगे या नहीं करेंगे। कहता है नॉन मॉनेटरी आइटम को आप क्या करेंगे, आप ना चेक करेंगे कि आप उसे मेंटेन कैसे करते हो। अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेंटेन करते हो तो फिर आपको कोई भी ट्रांसलेशन नहीं करना।
अगर आप उसे फेयर वैल्यू पे मेजर करते हो तो उस केस में आप क्या करेंगे, फिर जिस डेट पे आप फेयर वैल्यू पे मेजर करते हो उस डेट पे जो भी रेट रहा होगा उसके हिसाब से आप उसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को कहां लेके जाएंगे, कहता है रिस्पेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट होगा। बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे क्योंकि यहां पे स्टूडेंट को कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए, जितनी मॉनेटरी आइटम है हम उसे क्या करेंगे, रिपोर्टिंग डेट पे, बैलेंस शीट डेट पे कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग रेट के हिसाब से, और जो डिफरेंस आएगा पी एंड एल अकाउंट के अंदर जाएगा। इसके दो एक्सेप्शन होते हैं, एक आपका हैज अकाउंटिंग और दूसरा सर आपका ये जो वाला पॉइंट है इसको मैं भी पेंडिंग रख रहा हूं, ठीक है। इसके दो एक्सेप्शन है। नॉन मॉनेटरी आइटम के केस में अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट है तो कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा। अगर सर आप उसे फेयर वैल्यू मेजर करते हो तो जिस डेट पे आप क्या करते हो, फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक मशीन परचेज की और मैं मशीन की फेयर वैल्यू 31 जनवरी को मेजर करता हूं, तो 31 जनवरी को जो रेट होगा उस रेट के हिसाब से हम उसे क्या करेंगे, आपका ट्रांसलेट कर देंगे। और जो भी कैरिंग अमाउंट और रिवैल्यूड अमाउंट में डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कहां जाएगा, कहता है रिस्पेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो डिफरेंस आएगा। अब रिस्पेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग कैसे, देखिए बात सुनिए ध्यान से। आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यू किया, आप उसे मेजर कर रहे हैं आपका रिवैल्यूएशन मॉडल के तहत, ठीक। अब उसमें गेन आ गया तो आप गेन कहां लेके जाते हैं, सर हम गेन लेके जाते हैं ओसीआई में, तो यहां पे जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो भी ओसीआई में चला जाएगा। इट मींस ये है कि $10,000 की हमने एक मशीन परचेज की थी, ठीक है। उस दिन हिस्टोरिकल रेट मान लो आपका 85 था, तो हमने असेट को रिकॉर्ड कर रखा 850 पे। डेप्रिसिएशन 1 मिनट के लिए इग्नोर कर देंगे, ठीक। अब हमने क्या किया, इसे रिवैल्यू किया $12,000 पे और उस दिन रेट आपका 87 आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो डिफरेंस आ गए, एक रिवैल्यूएशन का डिफरेंस और एक आपका फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस। अब ये दोनों जो डिफरेंस है इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, इंडेस 21 ये कहता है कि रिस्पेक्टिव इंडेस जो कहता है, रिस्पेक्टिव इंडेस के अकॉर्डिंग ये बैलेंस कहाँ जाता है रिवैल्यूएशन का, सर ओसीआई में। तो ये डिफरेंस जो है ओसीआई में चला जाएगा इंक्लूडिंग आपका फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, ठीक जी सर। मान लो सर हमें यहाँ पे रिवैल्यूएशन लॉस हो गया, 9,000 वैल्यू आई है और 87 रेट है, अब बताओ, या 84 रेट है। मैं आपको बता दूं इंडिया 16 ये कहता है कि अगर आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यू करते हो तो जो भी रिवैल्यूएशन लॉस है पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके जाते हैं, ठीक। अगर रिवैल्यूएशन लॉस होता है तो यहाँ पे ये अमाउंट फिर आपका पीएनएल में जाएगा। तो सो बात की एक बात क्या है, इंडेस 21 कहता है अगर नॉन मॉनेटरी आइटम को आप फेयर वैल्यू मेजर करते हैं तो जो भी डिफरेंस होगा इंक्लूडिंग फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आप रिस्पेक्टिव इंडेस के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे, ठीक। यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल भी दे रखा है। यहाँ पे एक मशीन परचेज की है, ठीक है। अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट है तो आप क्या करेंगे, उसी के हिसाब से रिकॉर्ड कर लेंगे, उसमें कोई चेंज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अपने 15,000 नहीं 10,000 की पीपी परचेज की थी, उस दिन रेट आपका कितना था सर, 70 का रेट था, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में 7 लाख आ जाएगा, ठीक। अब क्लोजिंग रेट 72 हो गया और 15,000 पे आपने रिवैल्यू का, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो 15,000 इंटू 72 आपका ये अमाउंट आ जाएगा, और जो डिफरेंस होगा उसे आप क्या करेंगे, ओसीआई के अंदर लेके जाएंगे। चले आगे जी सर। अब यहाँ पे ना एक प्यारा सा पॉइंट और है डिस्कस करने वाला, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका इंडेस 109 का है। बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। देखिए मैं एक बार समराइज वे में फिर से बता दूं जी सर। अगर मॉनेटरी आइटम है डिफरेंस कहाँ जाएगा, पी एंड एल में। नॉन मॉनेटरी आइटम है अगर फेयर वैल्यू है तो डिफरेंस कहाँ जाएगा, रिस्पेक्टिव इंडेस के अकॉर्डिंग, ठीक। अब मैं आपको लेके चलता हूं इंडेस 109। इंडेस 109 ये कहता है अगर आपके पास फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, इंडेस 109 ये कहता है अगर आपके पास फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है और उसे आप मेजर कर रहे हो किस पे, एफईटी ओसीआई पे। उसे आप क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो किस पे, एफईटी ओसीआई पे। लेकिन आइटम कौन सा होनी चाहिए, मॉनेटरी आइटम होनी चाहिए। तो उस केस में जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो पीएनएल में जाएगा और आपका जो फेयर वैल्यू का चेंज आएगा, क्योंकि आप मेजर कैसे कर रहे हैं, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, तो डिफरेंस आपका कहां जाएगा, ओसीआई में। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो हमने क्या किया, एक कंपनी के डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रखा, ठीक है, फॉरेन करेंसी में, ठीक। अब हम उसे मेंटेन करें एट एफईटी ओसीआई पे, तो इंडेस 109 के अकॉर्डिंग जो ओसीआई मतलब जो फेयर वैल्यू का डिफरेंस होता है उसे हम ओसीआई के अंदर लेके जाते हैं, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन यहाँ पे इंडेस 109 ये कह रहा है कि अगर उसमें फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है तो फिर जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस है वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। चले आगे जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको टिक करा देता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ये भी अपना पेंडिंग रहेगा, थोड़ी देर के बाद इसको डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे पेंडिंग रखा है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, कई बार ना हमें किसी आइटम को मेजर करना होता है कंपैरिजन करके। जैसे मान लो आपका इन्वेंट्री है, हम इसे कैसे मेजर करते हैं सर, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, बिल्कुल ठीक है।
अगर मान लो मैं बात करूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, तो इंपेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। तो यहाँ पे कैरिंग अमाउंट का कंपैरिजन रिकवरेबल अमाउंट के साथ होता है, यहाँ पे कॉस्ट का कंपैरिजन आपका एनआरवी के साथ होता है। कहता है अगर मान लो आपको कोई अमाउंट में कंपैरिजन करना है, तो उस केस में कॉस्ट आप उस डेट पे, जिस डेट पे आपने क्या किया, आइटम को रिकॉर्ड किया, उसके हिसाब से क्या करेंगे, कन्वर्जन रेट लेंगे, ठीक है। और एनआरवी जिस डेट पे आपने क्या किया, एनआरवी को डिटरमाइन किया उस डेट के हिसाब से, जैसे क्लोजिंग डेट होगी। मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए एक कंपनी ने क्या किया, 1 जनवरी 26 को $10,000 की इन्वेंट्री परचेज की, ठीक जी सर। अच्छा 31 मार्च तक ये इन्वेंट्री नहीं बिकी, तो कहते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम, ध्यान रखना यहाँ पे नॉन मॉनेटरी आइटम। अगर नॉन मॉनेटरी आइटम है और उसका वैल्यूएशन कंपैरिजन होके होता, तो हम लोग कैसे इसे कंसीडर करेंगे? यहाँ पे मान के चलते हैं आपका 9500 से आपका एनआरवी है और ये कॉस्ट है। अब जिस दिन हमने ट्रांजैक्शन की थी 1 जनवरी को, उस दिन डॉलर का रेट था 90 और यहाँ पे डॉलर का रेट था 96। तो बताइए वैल्यू कितनी आएगी? अब कई बच्चे कहते हैं सर 9500 और इसे क्या करें 96 के हिसाब से कन्वर्ट कर देंगे ना बेटा ना। जहां पे कंपैरिजन नॉन मॉनेटरी आइटम का, तो इंड AS 21 ये कहता है कि आप क्या करेंगे, जिस डेट पे आप कॉस्ट डिटरमाइन करें उस डेट के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे, और जिस डेट पे आप एनआरवी डिटरमाइन कर रहे हैं उस डेट के हिसाब से आप क्या करेंगे, एनआरवी को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक उस रेट के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अमाउंट कितने से आ गया सर? ये अमाउंट आ गया अपना 9 लाख से, और ये अमाउंट अपना आ गया 9,12,000 से। तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन 9 लाख आ जाएगा। प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग डॉलर में कंपैरिजन नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, ट्रांसलेट करके कंपैरिजन करेंगे। और ट्रांसलेट कैसे करेंगे? जिस डेट पे हमने असेट को रिकॉर्ड किया है उस डेट का रेट आ जाएगा, जिस पे कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट रिकॉर्ड किया, और जिस डेट पे हम एनआरवी डिटरमाइन करें उस डेट का ट्रांसलेट रेट आ जाएगा, ठीक। ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब आइए यहाँ पे ना एक प्यारा सा पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, कई बार ग्रुप कंपनियां क्या करती है, जैसे मान लो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी गुड्स बेचती है, सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को गुड्स बेचती है। तो उस केस में हम लोग जो अनरियलाइज प्रॉफिट पे ट्रांसलेट रेट लेते हैं वो किस डेट का लेते हैं? कहता है जिस डेट पे आपका ट्रांजेक्शन हुई थी, जिस डेट पे ट्रांजेक्शन हुई थी, क्योंकि उस डेट पे आपने क्या किया होगा, प्रॉफिट रिकॉर्ड किया होगा। तो मैं इसको ऐसे बोल दूंगा, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन के केस में जो अनरियलाइज प्रॉफिट कैंसिल होगा उसके लिए जो कन्वर्जन रेट रहेगा वो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का रहेगा, जिस डेट पे आपका इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हुई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक तो अपना ये पॉइंट पेंडिंग है जी सर, और अपना ये पॉइंट इसी से रिलेटेड पेंडिंग है। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी इस पॉइंट को होल्ड रखता हूँ, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ प्यारी प्यारी सी बातें कंसोलिडेशन की कर लेते हैं। एक कंपनी है पी लिमिटेड, ठीक जी सर, वो इंडिया में है और उसकी फंक्शनल करेंसी रुपीज़ है। उसने क्या किया, एक कंपनी के शेयर लिए, मान लो एस कंपनी के, ठीक है, और वो कंपनी आपकी इंडिया से बाहर सिचुएटेड है, और उसकी फंक्शनल करेंसी हम पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अगर उसकी फंक्शनल करेंसी रुपीज ही है तो फिर क्या होगा, फिर तो एज इट इज सर कंसोलिडेशन हो जाएगा, जैसे कंसोलिडेशन करते आए हैं। लेकिन अगर मान लो उसकी जो फंक्शनल करेंसी वो डॉलर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर फॉरेन ऑपरेशन को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, किसमें, करेंसी ऑफ द आपका पेरेंट कंपनी। तो फॉरेन ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जो सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉरेन ऑपरेशन का जो भी आपका फंक्शनल करेंसी उसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर वो पेरेंट कंपनी के बराबर है, मतलब सेम फंक्शनल करेंसी है, तो फिर तो आपका कन्वर्जन कुछ होगा नहीं, एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, कंसोलिडेट कर लेंगे, जैसे हम कंसोलिडेशन सीखते हैं इंड AS 110 के अकॉर्डिंग, ठीक। लेकिन अगर मान लो सब्सिडरी कंपनी जो है, या आपका फॉरेन ऑपरेशन जिसमें ज्वाइंट वेंचर हो सकता है, एसोसिएट हो सकता है, तो फॉरेन ऑपरेशन मैं बोलूंगा, ठीक। अगर फॉरेन ऑपरेशन ऐसा है जिसकी फंक्शन करेंसी अदर देन आपका फंक्शन करेंसी ऑफ द पेरेंट कंपनी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेन ऑपरेशन को फंक्शन करेंसी ऑफ द पेरेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आइए कन्वर्जन के रूल पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन के रूल पढ़ते हैं। कहता है जितनी भी असेट और लायबिलिटी है, जितनी भी क्या है, असेट एंड लायबिलिटी, हम उसे क्या करेंगे, क्लोजिंग रेट के हिसाब से, मतलब जो रिपोर्टिंग डेट पे रेट है उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे ना बच्चों की क्वेरी आती है कि सर मॉनेटरी आइटम या नॉन मॉनेटरी आइटम। मैं आपको बता दूं, क्लोजिंग रेट आपका रिपोर्टिंग डेट रेट। यहाँ पे स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर आपने बोला है फॉरेन ऑपरेशन के केस में जो असेट और लायबिलिटी से आप कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग रेट के हिसाब से, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी। मैं आपको बता दूं दोनों आइटम है। सर क्यों मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी यहाँ पे क्लासीफाई नहीं करेंगे? देखिए बेटा क्या होता है ना, जो फॉरेन ऑपरेशन होता है हम उसे सिर्फ कंसोलिडेशन पर्पज के लिए ट्रांसलेट करते हैं, रियल में यहाँ पे कोई ऐसे कोई ऑब्लिगेशन सेटल नहीं होती। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो कोई हमें, जैसे मान लो मॉनेटरी आइटम के केस में क्या करना होता है, हमें पेमेंट करनी होती है, तो जब हम उसे सेटल करेंगे तो इस हिसाब से हम उसे ऑब्लिगेशन आज ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका कोई भी सेटलमेंट नहीं होती, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग रेट के हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे, और जो डिफरेंस होगा उसे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में लेके जाएंगे, जो कि आपका OCI की आइटम है, उसे पिनल अकाउंट के अंदर नहीं लेके जाएंगे।
इसलिए यहाँ पे मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी में अलग से आपका बाइफिकेशन नहीं दे रखा। जो भी आइटम है, चाहे असेट में मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है, लायबिलिटी मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, आप क्या करेंगे, क्लोजिंग रेट के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। ठीक। अच्छा सर, मान लो कल को हमने फॉरेन ऑपरेशन को बेच दिया, करेंगे उसके ऊपर चर्चा, क्योंकि उस केस में फिर आप क्या करेंगे, जो एफसीटीआर है उसे पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आइए मैं इसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। सब्सिडरी कंपनी, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट, मतलब जो फॉरेन ऑपरेशन उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कहता है असेट और लायबिलिटी को क्लोजिंग रेट पे, इनकम एक्सपेंडिचर को सर ट्रांजैक्शन रेट पे, लेकिन एग्जाम पर्पस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज रेट लेके चलेंगे। ठीक। इक्विटी शेयर कैपिटल को आप क्या करेंगे, जो डेट ऑफ एक्विजिशन है, जिस डेट पे आपने कंट्रोल किया है, उस डेट के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट डेट ऑफ एक्विजिशन के हिसाब से, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट सर आपका आएगा एवरेज रेट ड्यूरिंग पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ठीक। गुडविल सर कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्लोजिंग रेट के हिसाब से, क्योंकि गुडविल भी आपके सेट है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जितनी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होती है ना, तो वो जो फेयर वैल्यू है ऑटोमेटिक क्या बन जाती है। जैसे सर आपने 1 जनवरी 25 को एक कंपनी के शेयर एक्वायर किए, अब 31 मार्च 25 को जब आप रिपोर्टिंग डेट पे बैलेंस शीट बनाएंगे, तो 1 जनवरी को आपने जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की होगी, तो कंसोलिडेशन का इफेक्ट आ चुका होगा, तो वो भी एसेट और लायबिलिटी का पार्ट बन चुकी होती है, वो क्लोजिंग रेट पे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है। ठीक। गुडविल में हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग रेट के हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे नोट्स के अंदर असेट लायबिलिटी रिपोर्टिंग डेट क्लोजिंग रेट, इनकम एक्सपेंडिचर आपका एवरेज रेट। ठीक। 2-3 बातें मैं क्लास के अंदर लिखवाता हूँ नोट्स में, तो यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल, डेट ऑफ एक्विजिशन पे जो रेट होगा, प्रॉफिट्स प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन पे जो रेट होगा, और यहां पे आपका एवरेज रेट ड्यूरिंग पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। चले आगे जी सर। गुडविल क्लोजिंग रेट, ठीक, मैं लिख देता हूं क्लोजिंग रेट। सर जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होती है उसका क्या इंपैक्ट आएगा, देखिए बेटा, एक तो इंपैक्ट उसका सेट में आ चुका होगा, दूसरा इंपैक्ट आपका गुडविल के अंदर आ चुका होगा। ठीक है, तो उसका इंपैक्ट ऑटोमेटिक क्लोजिंग रेट के हिसाब से कन्वर्जन आ जाएगा। ठीक। जो भी डिफरेंस आएगा उसे हम क्या करेंगे, एफसीटीआर के अंदर लेके जाएंगे। अब बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। देखिए मेरे पास 100% होल्डिंग है सब्सिडरी कंपनी की, तो जो डिफरेंस आएगा मैं एफसीटीआर में लेके जाऊंगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास 90% होल्डिंग है, 80% होल्डिंग है, तो फिर क्या करूंगा मैं, 90% सर आपका पेरेंट के ग्रुपिंग के अंदर चला जाएगा, जो प्रॉफिट है जिस नेचर के, जैसे ओसीआई तो ओसीआई में चला जाएगा। ठीक है। और 10% या 20% सर आपका कहाँ चला जाएगा, एनसीआई के अंदर चला जाएगा। जब भी मैं क्या करूंगा, फॉरेन ऑपरेशन को सेल करूंगा, तो जो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व है उसे पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, उसे क्या करूंगा, पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। यहाँ पे एक बड़ी प्यारी बात है जो समझने वाली है, जो क्वेश्चनों में आपके काम आएगी। देखिए क्या होता है, जब भी हम लोग सब्सिडरी कंपनी को सेल करते हैं तो कंट्रोल लॉस्ट करते हैं। हाँ जी सर, जब हम कंट्रोल लॉस्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है सर, उस केस में हमें डी रिकॉग्निशन करना होता है, और जितने भी रिजर्व हमने सब्सिडरी कंपनी के रिकॉर्ड कर रखे होते हैं उनका ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं जैसे रिस्पेक्टिव आइटम को अगर हम सेल करते हैं तो रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है। तो जो एफसीटीआर है उसे हम यहाँ पे क्या करें, पी&एल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना, अगर मान लो 100% होल्डिंग नहीं 80% होल्डिंग है, तो हमने एफसीटीआर 80% रिकॉर्ड कर रखा होगा पेरेंट के लिए, 20% एनसीआई में रिकॉर्ड कर रखा होगा। तो जब हम लोग डिस्पोजल करेंगे, आपका डी रिकॉग्निशन करेंगे, बल्कि मैं ऐसे बोलूंगा कंट्रोल लॉस्ट करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, एनसीआई का इंपैक्ट तो एनसीआई पूरी पूरी कैंसिल हो जाएगी, और 80% जो एफसीटीआर अपना वो हम पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहां पे ये लिखा हुआ है। अच्छा, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट और मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट आपका कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट है, बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि फॉरेन करेंसी से रिलेटेड है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लो ये अपनी पी लिमिटेड कंपनी है, ये एस लिमिटेड कंपनी। बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे, मैं पहले कॉन्सेप्ट बोलूंगा नहीं, पहले आपको एग्जाम्पल कराऊंगा फिर कॉन्सेप्ट बोलूंगा। पी ने क्या किया, एस को गुड्स बेचे थे या आपका कोई और ट्रांजेक्शन की थी, तो एस इसकी बुक्स में आ रहा है। ठीक है, आपका मान के चलते इसकी फंक्शन करेंसी रुपीज़ है, इसकी फंक्शन करेंसी डॉलर है। ठीक, तो इसने क्या किया था, यहाँ पे $1 के गुड्स बेचे थे। ठीक है, तो $1 आ गया, और इस दिन कन्वर्जन रेट मान लो आपका 100 है, थोड़ा इजी रखते हैं। ठीक, कन्वर्जन रेट कितना, 100 है, तो हमने यहाँ पे क्या किया होगा, 100 के हिसाब से इसे रिकॉर्ड कर लिया होगा। ठीक, लेकिन एस लिमिटेड ने कैसे रिकॉर्ड किया होगा सर, एस लिमिटेड ने रिकॉर्ड किया होगा इसे पी लिमिटेड एज ए क्रेडिटर $1 के हिसाब से। ठीक, अब क्या होगा, अब पी एस को जब कंसोलिडेट करेगी तो फॉरेन ऑपरेशन को ट्रांसलेट करेगी क्लोजिंग रेट के हिसाब से, मान के चलते डॉलर का क्लोजिंग रेट आज 105 है। ठीक, तो यहाँ पे जो पी लिमिटेड आया होगा वो कितने से आया होगा सर, 105 के हिसाब से।
तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रा कैंसिल होगा 100 से कैंसिल होगा, व्हाट अबाउट 5? कहता है जब आप कॉन्ट्रा कैंसिल करते हैं तो जो आपका फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस है उसकी ऑब्लिगेशन रहती ही रहती है, क्योंकि ग्रुप एज ए होल भी क्या है आपके ऊपर ऑब्लिगेशन रहती है, इसलिए कभी भी जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस रिकॉर्ड होता है वो आपका कैंसिल नहीं होता कंसोलिडेशन में। हाँ, बैलेंस कैंसिल हो जाते हैं बट फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आपका कैंसिल नहीं होता। ठीक, चले जी सर, आइए अब ये वाली बात डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कहते हैं एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन मॉनेटरी आइटम शैल बी ट्रांसफर इनटू पी&एल अकाउंट। ठीक, पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी। एक्सेप्शन क्या है, हैज अकाउंटिंग इंड 109 के अकॉर्डिंग ट्रीट होता है। ठीक, सेकंड सर आपका मॉनेटरी आइटम जो कि सब्सटेंस क्या है, फॉर्म पार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। आइए मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इंड 21 ये कहता है अगर आपने कोई भी अमाउंट आपका रिसेबल है या पेबल है और नियर फ्यूचर में सेटल नहीं होना, तो हम लोग ये मानेंगे कि आपका नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन है। ठीक, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आएगा मॉनेटरी आइटम के ऊपर जो कि नियर फ्यूचर में सेटल नहीं होना, जिसे हम नेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट मान के चलेंगे, एसएफएस के अंदर पी&एल अकाउंट में जाएगा, लेकिन सीएफएस के अंदर वो कहां जाएगा, ओसीआई में जाएगा। हालांकि जब आप फॉरेन ऑपरेशन सेल करेंगे तो उस केस में फिर वो ओसीआई का बैलेंस कहां ट्रांसफर हो जाएगा, आपका पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। हमने जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो किस करेंसी मेंटेन की है? सर हमने जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो करेंसी मेंटेन की है फंक्शनल करेंसी में, लेकिन हमें उन्हें प्रेजेंट किस में करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर प्रेजेंटेशन करेंसी में। तो अगर मान लो यहां पे मैं लिख देता हूं फंक्शनल करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी। ठीक, अगर ये दोनों सेम है तो फिर तो ट्रांसलेट करना नहीं, लेकिन अगर ये अलग है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ट्रांसलेट कैसे करेंगे, कहता है असेट और लायबिलिटी क्लोजिंग रेट पे, इनकम और एक्सपेंडिचर आप क्या करेंगे सर एवरेज रेट पे, शेयर कैपिटल है ओपनिंग रिटेन अर्निंग है उसे आप क्या करेंगे ओपनिंग बैलेंस अमाउंट ले लेंगे, मतलब हिस्टोरिकल आपका जो भी रेट रहा उसके हिसाब से कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, जो डिफरेंस आपका फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में आ जाएगा, ओसीआई के अंदर आ जाएगा। और सर जो करंट ईयर का प्रॉफिट और लॉस होगा बेटा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से एवरेज रेट के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ एंड करंट ईयर प्रॉफिट और लॉस एट एवरेज रेट। आई और भी प्यारी प्यारी सी बातें रिवाइज करते हैं। चेंज इन फंक्शनल करेंसी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन मैंने आपको बता दिया है, इंट्रा बैलेंस हम एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन जो फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस है आपका वो एज इट इज रहेगा। ठीक, देखिए इंड AS 110 एक कॉन्सेप्ट कहता है, वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है पी लिमिटेड के लिए एस लिमिटेड की बुक्स ऑफ अकाउंट पी की रिपोर्टिंग डेट के हिसाब से अपडेट करना, तो वो क्या करते हैं सर, यहाँ पे एस की रिपोर्टिंग डेट ही कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन वो गैप 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और यहाँ पे कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट आती है। ठीक, और सिंपल बोलो, हाँ जी, एस लिमिटेड और पी लिमिटेड, ठीक, दो कंपनियां होगी, हाँ जी, इनकी रिपोर्टिंग डेट जनरली इक्वल होती है, लेकिन अगर रिपोर्टिंग डेट अलग है तो क्या करना होता है, कंसोलिडेशन पर्पज के लिए एस को पी की रिपोर्टिंग डेट पर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है। लेकिन अगर ऐसा करना प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है तो उस केस में फिर क्या होता है, हम जो एस की रिपोर्टिंग डेट उससे कंसिडर कर लेते हैं, नेसेसरी एडजस्टमेंट करते हैं इंड AS 110 के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां पे जो गैप है वो 3 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, अब कहते हैं अगर यहां पे एस लिमिटेड एक फॉरेन ऑपरेशन है तो उस केस में फिर क्या होगा, कहता उस केस में 2 चीजें ध्यान देनी है। एक, जो एस लिमिटेड को आप ट्रांसलेट करेंगे, बल्कि मैं इसको एग्जांपल के फॉर्म में बता देता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे 31 मार्च 25 है और यहाँ पे 31 जनवरी 25। ठीक, अब फॉरेन ऑपरेशन जो है उसकी रिपोर्टिंग डेट ये है और ये 3 मंथ के अंदर है, तो नेसेसरी एडजस्टमेंट इंड AS 110 के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। तो कहता है जो ट्रांसलेशन रेट रहेगा ना फॉरेन ऑपरेशन का वो 31 जनवरी का रहेगा, ध्यान देना, इसका ट्रांसलेशन रेट रहेगा। ठीक, अब अपने पास क्या होगा, रुपीज में वो आइटम में कन्वर्ट होकर आ गई होंगी, तो नेसेसरी एडजस्टमेंट जो होगी इसके बीच में डेट के जो 2 मंथ का गैप है, इसमें जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट होगी वो इंड AS 110 के अकॉर्डिंग होगी। देखिए, ट्रांसलेटेड एट द एक्सचेंज रेट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ द फॉरेन ऑपरेशन, और जो एडजस्टमेंट होगी वो आपका 110 के अकॉर्डिंग होगी। सिमिलर अप्रोच हम लोग इंड AS 28 में फॉलो करते हैं आपका ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट के लिए। ये वाला पॉइंट आपका अभी पेंडिंग रखता हूं, क्योंकि पहले ना मेरे को फंक्शनल करेंसी को डिफाइन करना, उसके बाद इस पॉइंट में क्लैरिटी ज्यादा आएगी। ठीक है, क्या पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की फंक्शनल करेंसी सेम हो सकती है?
नहीं सॉरी, अलग हो सकती है, बिल्कुल अलग हो सकती है। अगर अलग है तो हमें अल्टीमेट क्या करना पड़ेगा, पेरेंट कंपनी की करेंसी के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी पड़ेगी। जो ऑडिटर है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा प्रेजेंटेशन करेंसी में देगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका प्रेजेंटेशन करेंसी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ऐसे बोलता हूँ, ऑडिटर जो अपनी रिपोर्ट देगा वो प्रेजेंटेशन करेंसी में देगा। फिर से बताता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किस करेंसी में बनेगी, सिर्फ प्रेजेंटेशन करेंसी में, क्योंकि यहाँ पे वर्ड शायद एक दो सफल हो गया था, दोबारा बोलता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रेजेंटेशन करेंसी में प्रेजेंट होगी, ठीक। तो ऑडिटर की रिपोर्ट भी जो जाएगी वो किस करेंसी में जाएगी सर, आपका जिस करेंसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है दैट इज प्रेजेंटेशन करेंसी, ठीक। गुडविल वाली बात होगी थी, फेयरवैल्यू एडजस्टमेंट वाली बात होगी थी। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से ऐसा हो सकता है कि जो असेट का कैरिंग अमाउंट है वो इन कंपैरिजन टू टैक्स बेस ऑफ असेट और लायबिलिटी, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी इन कंपैरिजन टू टैक्स बेस ऑफ असेट एंड लायबिलिटी से अलग हो सकता है। तो जो डेफर्ड टैक्स है इंड एस 12 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक। इंड एस 101 का क्या रोल है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इंड एस 101 में ही डिस्कस करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करते, बस ये वैसे दे रखा है, इंड एस 101 में ही डिस्कस करते हैं। आइए अब हम फर्स्ट पेज से आ जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई फंक्शनल करेंसी। बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। देखिए क्या होता है, सेल प्राइस कैसे डिसाइड होता है सर, हम बताते हैं। मैंने कहा बताओ सर, ऐसा कर लेते हैं 300 रुपीज मान लेते हैं ना। बेटा ऐसा नहीं होता। सेल प्राइस बेसिकली ना कॉस्ट शीट के बेस पे डिटरमाइन होता है, हमारे कौन कौन से खर्चे होंगे, ठीक है। फिर हमें अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे रखना है, तो इसके बेस पे क्या होता है सर, अपना सेल प्राइस डिसाइड होता है, ठीक। अब जो हमने यहाँ पे कॉस्ट शीट में कंसिडर किए होंगे ना खर्चे वगैरह, वो जिस करेंसी में डिटरमाइन किए होंगे उसके बेस पे हमने क्या किया होगा, सेल प्राइस डिसाइड किया होगा। जैसे मान लो मेरे जो मेजर खर्चे हैं वो डॉलर वगैरह में होते हैं, ठीक है। अब मैं कॉस्ट शीट में अगर रुपीज के हिसाब से खर्चों को कंसीडर करूंगा तो जो फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन है वो हमेशा सर रहेगा। इसलिए मैं सेल प्राइस भी कैसे डिसाइड करूंगा, अपना डॉलर को कंसीडर करूंगा, ठीक। तो कहता है जिस करेंसी में आप क्या करते हैं, सेल प्राइस डिसाइड करते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि जो एंटिटी अपना बिजनेस कर रही है, जिस गुड्स को या सर्विस को प्रोवाइड कर रही है, उसका सेल प्राइस उस कंट्री की करेंसी में डिटरमाइन, मतलब किसी कंट्री की करेंसी में डिटरमाइन होता है और उस कंट्री के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, ठीक जी सर। तो प्राइमरी देखिए, फंक्शनल करेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिकेटर चेक करने पड़ेंगे, प्राइमरी इंडिकेटर और सेकेंडरी इंडिकेटर, ठीक है। प्राइमरी इंडिकेटर में आपका सेल प्राइस आ गया। सेल प्राइस आपका कैसे आप डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ठीक। और या फिर आप उस गुड्स और सर्विस में डील करते हैं जिस गुड्स और सर्विस का सेल प्राइस जिस करेंसी में डिसाइड होता है वो एक कंट्री के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिसाइड होता है, ठीक। जिस करेंसी में आप खर्चे करते हैं तो उसके बेस पे आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे फंक्शनल करेंसी को। अब मान लो आपने क्या किया, फंक्शनल करेंसी आइडेंटिफाई कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत आ गई साहब, दिक्कत क्या आ गई, सेल किसी और करेंसी में डिसाइड होती है, खर्चे किसी और करेंसी में होते हैं, या वाइस वर्सा। तो फिर आपको सेकेंडरी इंडिकेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। सेकेंडरी इंडिकेटर में वो कहता है कि ये देखिए, ये प्राइमरी इंडिकेटर हो गए, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी किस करेंसी में आती है, मींस आपके जो डेट है, इक्विटी, वो किस करेंसी में रेज होते हैं। आप ये देखिए कि किस करेंसी में आपकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपके प्रॉफिट हुए रिटेन करते हैं, मतलब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस करेंसी में रिटेन होता है। तो इसके बेस पे आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो बात की एक बात क्या है कि आप प्राइमरी इंडिकेटर देखेंगे, सेकेंडरी इंडिकेटर देखेंगे, और ये देखेंगे कि जिस प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आपका कंपटीशन है, उस प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कौन सी करेंसी का रोल है, तो आपके लिए क्या बन जाएगी, फंक्शनल करेंसी बन जाएगी, ठीक। तो क्या फंक्शनल करेंसी में चेंज आ सकता है सर, बिल्कुल आ सकता है। जैसे आपका सर्कमस्टांसेस फैक्ट चेंज हो गए, ठीक है। तो फंक्शनल करेंसी में अगर चेंज आता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसका इंपैक्ट हमेशा प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेंगे। कैसे लेंगे उसका इंपैक्ट, प्रोस्पेक्टिव बेस पे, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो कंपनी ना दो कोर एक्टिविटी करती है, एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी। एक्टिविटी ए के खर्चे, इनकम जो रेज होती है, सेल प्राइस वगैरह, वो सब मान लो डॉलर में होती है, और एक्टिविटी जो आपका बी है, यहाँ पे रुपीज के अंदर सारी एक्टिविटी होती है और फंक्शनल करेंसी यहाँ पे रुपीज बन गई। तो क्या हम दो करेंसी मान सकते हैं, आंसर इज नो। आपको एंटिटी के बेस पे क्या करना पड़ेगा, कोई एक करेंसी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अगर दो अलग अलग बिजनेस है और दो अलग अलग करेंसी अफेक्ट कर रही है तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि मेन करेंसी कौन सी है जिसका मेजर रोल है, ठीक। फॉरेन ऑपरेशन जो है, देखिए क्या होता है, बात सुनिए ध्यान से। यहाँ पे हमारी एक कंपनी है पी लिमिटेड, ठीक है। हमने क्या किया, हमारी फंक्शन करेंसी रुपीज है, हमने यूएसए के अंदर एक कंपनी ओपन कर दी, ठीक। तो मेरे लिए फॉरेन ऑपरेशन बन गया। तो जो फॉरेन ऑपरेशन है उसकी फंक्शनल करेंसी मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, कहता है उसकी फंक्शनल करेंसी आइडेंटिफाई करेंगे प्राइमरी इंडिकेटर, सेकेंडरी इंडिकेटर के साथ साथ के हिसाब से। लेकिन फॉरेन ऑपरेशन के केस में
कुछ और भी इंडिकेटर दिए गए हैं चेक करने के लिए, ठीक, फैक्टर दिए गए हैं आइडेंटिफाई करने के लिए फंक्शन करेंसी ऑफ द फॉरेन ऑपरेशन। सबसे पहले कहता है ये देखिए कि जो फॉरेन ऑपरेशन है क्या वो इस एंटिटी का सिर्फ एक्सटेंशन है बिजनेस का या आपका इंडिपेंडेंट एक्टिविटी करता है, मतलब ग्रेटर ऑटोनोमी है। सेकंड इंडिकेटर में वो कहता है कि ये देखिए इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई है उसका वॉल्यूम कितना है, लो वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम है, ठीक। थर्ड ये देखिए यहाँ पे जो कैश फ्लो जनरेट होते हैं क्या ये कैश फ्लो पेरेंट कंपनी के कैश फ्लो को, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो को इफेक्ट करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं फिर क्या है कि डिपेंडेंसी आ गई, ठीक। फोर्थ वो कहता है कि जहां पे जो यहाँ पे कैश फ्लो जनरेट होंगे क्या वो सफिशिएंट है इसके बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ऑपरेट करने के लिए, यहां से कैश फ्लो चाहिए होते हैं, ठीक। तो ये इंडिकेटर है आइडेंटिफाई करने के लिए फंक्शन करेंसी ऑफ द फॉरेन ऑपरेशन। बाकी एक बहुत प्यारी लाइन लिखी लास्ट में, डिटरमाइनिंग एन एंटिटी फंक्शन करेंसी डिपेंड ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे ये जो चीजें हमने डिस्कस की इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है, मीन्स ये फैक्ट और सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। आइए एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं। अपेंडिक्स बी ऑफ इंड AS 21 है, एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए क्या होता है, हम जो गुड सेल करते हैं वो डॉलर में करते हैं, ठीक है। हमारा एक एग्रीमेंट हुआ मान लो $10,000 का, अब उसमें $2,000 अपने पास क्या आएंगे, एडवांस आएंगे, और जो $8,000 है वो आपका बाद में आएंगे, ठीक। और जो गुड्स की डिलीवरी है वो या तो यहाँ पे होगी या यहाँ पे होगी, ठीक है, मतलब इनके बाद होंगे। तो कहता है अगर आपके पास एडवांस आता है मीन्स सेल एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे है और पेमेंट मल्टीपल है, ठीक। तो जो आपके पास एडवांस आया, जिस डेट पे आपका एडवांस आया उस डेट पे आप क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट कर लेंगे, एज ए लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक। और जिस डेट पे आप सेल रिकॉर्ड करेंगे उस डेट पे ये तो आपका रिसीवेबल बन जाएगा या फिर कैश आ जाएगा, और जो ऑलरेडी लायबिलिटी रिकॉर्ड करके उसे आप क्या करेंगे, डी रिकॉग्नाइज करके रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। इसे आपको रीस्टेट नहीं करना, मतलब जो रेट यहाँ का था उसी रेट के हिसाब से, जिस रेट के हिसाब से आपने यहाँ पे लायबिलिटी रिकॉर्ड की थी उसी अमाउंट से आप क्या करेंगे, रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं और लास्ट कॉन्सेप्ट आपका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। देखिए जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आपका P&L में गया उसे आप क्या करेंगे, अलग से डिस्क्लोज करेंगे, बिल्कुल ठीक है सर। OCI में जो बैलेंस गया उसे अलग से डिस्क्लोज करेंगे एज ए क्यूमुलेटिव और आपका करंट ईयर का, ठीक। फंक्शन करेंसी में अगर चेंज है तो उसका इंपैक्ट प्रोस्पेक्टिव बेस पे आएगा, ठीक। आप बताएंगे कि किस बेस पे आपने फंक्शन करेंसी को चेंज किया, मतलब आपको फैक्टर बताने पड़ेंगे। अगर प्रेजेंटेशन करेंसी डिफरेंट है तो आपको फैक्ट बताने पड़ेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी बतानी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस को रिकॉर्ड करने की, और एवरेज जो ट्रांजैक्शन रेट लिया आपने उसका बेस बताना पड़ेगा, ठीक। इंड AS 21 अप्लाई नहीं होगा हैज अकाउंटिंग के केस में। देखिए जो हम लोग क्या करते हैं, अपने पास ना फॉरेन करेंसी है, ठीक है, ठीक है सर। अब फॉरेन करेंसी को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बोलता हूँ अपने पास ना फॉरेन करेंसी मतलब 10,000, जैसे मान लो मेरी करेंसी आपका फंक्शन करेंसी रुपीज़ है और मेरे पास $10,000 पड़े हुए हैं, तो मैं इसे क्या करूँगा, कन्वर्ट करूँगा क्लोजिंग रेट के हिसाब से। तो इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है ना, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस है कैश फ्लो के अंदर उसे कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो फिर बैलेंस शीट के अंदर और कैश फ्लो के अंदर आपका अमाउंट अलग आ जाता है, तो एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती है। तो वो जो कॉन्सेप्ट आपका इंड AS 7 के अंदर आता है, ठीक। एक कॉन्सेप्ट आपका इंड AS 101 का जो ऑप्शनल एग्जाम्पशन देता है AS 11 के रिगार्ड में, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम के रिगार्ड में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम इंड AS 101 में डिस्कस करेंगे। तो कहता है वो वाला कॉन्सेप्ट भी आपका अगर ऑप्शनल एग्जाम्पशन ले रखी ट्रांजिशन डेट पे तो इंड AS 21 में कवर नहीं होगा, ठीक। चलिए इसी के साथ इंड AS 21 का रीजन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने क्या करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लिंक ना सब दोस्तों शेयर करना है। और भी बहुत प्यारी प्यारी कंटेंट वीडियो इस चैनल पे आपको मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट और हाँ इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।